वो बात नहीं करते, उनकी गिरफ्त है सारे मामलात पे। आप इस 2 साल में देख लें, हम 8 साल तक जनरल मुशर्रफ से लड़ते रहे, ब्रिगेडियर गजनफर साहब से लड़ते रहे, कहते रहे कि जनाब पॉलिटिकल फोर्सेस आएंगी, खुशहाली आएगी, तरक्की होगी, इस्तेहकाम आएगा, इंतशार ख़त्म होगा। क्या हुआ 2 साल में? जो हुक्मरान आए उन्होंने इधर देखने की बजाय उन्होंने बाहर देखना शुरू कर दिया। आज एजेंडा क्या है कि जब हमारा प्राइम मिनिस्टर कहता है कि हमें एहसास है, हम लोगों की ज़रूरतों को, लोगों की ख्वाहिशात को, लोगों के जज्बात का एहतराम करेंगे। जिस दिन वो रिलीफ की बात करते हैं, मैं बतौर जर्नलिस्ट कसमन ये बात कहता हूँ, मुझे पता होता है कि कोई बड़ा टैक्स लगने वाला है। आप पिछले 3 माह के अंदर उठा के देख लें प्राइम मिनिस्टर के बयानात को, जब उन्होंने कहा है कि हम आवाम को रिलीफ देंगे, तेल, डीजल, गैस, बिजली, उसकी कीमतों में इजाफा हुआ है, इसलिए कि उन्होंने ना आवाम की ताकत को समझा है, ना वो आवाम की ताकत पर एतमाद करते हैं। बदकिस्मती से देखें कि 62 साल में लोगों के लिए लॉन्ग मार्च कोई नहीं हुआ, हुकूमतें गिराने के लिए हुआ, हुकूमतें बनाने के लिए हुआ। 15 मार्च का लॉन्ग मार्च अदलिया की आज़ादी के लिए भी था, पंजाब हुकूमत की बहाली के लिए भी था। उसके बाद हम अगर ऊपर वाली हुकूमत को मोर्दे इल्ज़ाम ठहराते हैं तो महंगाई कंट्रोल करना भी किसी की ज़िम्मेदारी है। मैं समझता हूँ कि हम तारीख़ के फैसला कुन मोड़ पे खड़े हैं। एक मरतबा फिर मैंडेट की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में हक़ हुक्मरानी किसका है। अगर अवाम का है तो फिर पाकिस्तान की सियासी क़ुव्वतों को, सियासी लीडरशिप को अपने गिरेबानों में झांकना पड़ेगा, अपने तर्ज़ अमल में तब्दीली लाना पड़ेगी। अपनी अयाशियों पे कदगन लगाते हुए ये जो आप देखें इनके सिक्योरिटी मेजरमेंट्स कितने हैं। अवाम डाकुओं, चोरों, दहशतगर्दों, तखरीबकारों के रहमो करम पे हैं और इनकी हिफाजत पे मैं चैलेंज से ये बात आपके सामने कह रहा हूँ कि लाहौर पुलिस का बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ सिक्योरिटी इंतजामात में इस्तेमाल होता है। अगर पार्लियामेंट आज़ाद और ख़ुद मुख्तार है तो फिर लोगों का चूल्हा ठंडा नहीं होना चाहिए, उनकी दाल रोटी का बंदोबस्त भी करना चाहिए और आपकी नौकरियों का भी। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद फिर इन्हीं नौजवानों के सवालात हैं और हमारे पैनलिस्ट हैं। आप देखते रहिए बदलता पाकिस्तान। बदलता पाकिस्तान में एक बार फिर खुश आमदीद। और अब हम चलते हैं सवालात के सिलसिले की तरफ और हमारा पहला सवाल जो है उस नौजवान की तरफ है। जी दोस्त। सर मेरा आपसे ये सवाल है, आपने कहा था जी कि जमहूरियत को गैर मुस्तहकम करने में आमरीत के स्पीड ब्रेकर ने काफ़ी अहम किरदार अदा किया। लेकिन सर अगर हम माजी में देखें तो हमारे सामने ये भी बात मौजूद है कि किस पार्टी के कायद थे जो अयूब खान के दौर में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, और हमें ये भी पता है कि ज़ियाउल हक के दौर में कौन से पार्टी के कायद थे जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। तो क्या आप नहीं समझते कि पाकिस्तान के सियासतदान भी वो भी इसमें बराबर के शरीक हैं कि आमरीत को उन्होंने सपोर्ट किया और जमहूरियत को गैर मुस्तहकम किया? एजाज विरिक साहब। जी बिल्कुल जी, मैं अपने भाई के ख़यालात का एहतराम करता हूँ। उनका एक नुक्ता नज़र है, वो किसी सर नुक्ता नज़र नहीं है, फैक्ट जायज़ है जी। और बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसमें हमारे जो लीडरान हैं उनकी ये कह लें कि कोताहियाँ रही हैं इस सिलसिले में, लेकिन हमने शायद उसके लिए जेलें भी काटी हैं, कोड़े भी खाए हैं, जिला वतनियाँ भी भुगती हैं, हत्ता के फांसी घाट तक भी चढ़ गए हैं, लेकिन शायद अभी भी तलाफ़ी नहीं हो रही। तो इसके मुकाबले में ये जो आमरों के बादशाह होते हैं या डिक्टेटर्स हैं, इनको तो मेरा ख्याल है जब ये जाते हैं तो 21-21 तोपों की सलामी भी दी जाती है, चाहे जो कुछ भी कर गए हैं। तो उस सिलसिले में मेरा ख्याल है कि हमने काफ़ी सबक सीखा है इस चीज़ से। मैं समझता हूँ कि जो सियासतदान होते हैं वो तो गैर मुसल्लह होते हैं। मुसल्लह तो वही हैं जिनके जैसे बताया है कि उनके कंधे के पीछे 6-7 लाख मुसल्लह फोर्सेस खड़ी हैं। कभी वो आते हैं जनाबे वाला तो 111 ब्रिगेड से, जमहूरियत के जनाबे वाला वो नन्हे मुन्ने से पौधे को जनाब जड़ से उखाड़ देते हैं। तो मैं तो इस चीज़ को समझता हूँ कि और गारंटी देता हूँ कि बाखुदा इस जमहूरी तसलसल को चलने दें, चाहे काजी हुसैन अहमद की गवर्नमेंट है,
चाहे मौलाना फजल रहमान की गवर्नमेंट है, चाहे मियाँ नवाज शरीफ की गवर्नमेंट है, चाहे MQM की है, चाहे पीपल्स पार्टी की है, अगर ये 30 साल तसलसल चलता रहता है तो यकीन माने कि ये अपना खराबियाँ हमेशा हमेशा के लिए दूर भी होंगी, जमहूरी कल्चर परवान भी चढ़ेगा। आप एक दफ़ा ये एक्सपीरियंस होने तो दें। जी ब्रिगेड साहब, गजनफर हाशमी साहब, आखिर वो कौन सी चीज़ें हैं जो लीड करती हैं? कभी 111 ब्रिगेड आ जाए, कभी फ़ौज आ जाए, कभी कुछ और आ जाए, कौन सी चीज़ें हैं? क्या गलतियां नज़र आती हैं आपको कि ये जमहूरियत में चूँकि ये फॉल्ट पैदा हो गया, अब हमारा काम है इसको आगे रोक दें और इसको ठीक करें? असल में जमहूरियत में कभी फॉल्ट पैदा नहीं होता, फॉल्ट इंडिविजुअल्स में पैदा होता है। और ये इंडिविजुअल्स और गालिबन ये सारे के सारे इंडिविजुअल्स वो सियासी हैं कारकुन। हमारे यहाँ जिस वक्त सियासतदान या सियासी हुकूमत आती है, जो एक तो बेसिक थीसिस ये है कि किसी भी रियासत में सिस्टम जो है वो चाहे डेमोक्रेटिक हो, कैपिटलिस्ट हो, सोशलिस्ट हो, चलना पॉलिटिकल सिस्टम चाहिए। हम जब उस पॉलिटिकल सिस्टम को वजूद में लेके आते हैं तो आप देखिए कितनी कितनी बड़ी आयरनीज होती हैं कि हमें 2 साल में इस पॉलिटिकल सिस्टम में जिस पार्टी की लीडर कत्ल हुई है उसकी इन्वेस्टिगेशन ही हम स्टार्ट नहीं कर सके। वी आर डिपेंडेंट ऑन फार पास्ट फॉरेन पास्ट टू इन्वेस्टिगेट। अभी ये चीज़ क्या करेगी? ये न सिर्फ अवाम में बेचैनी पैदा करेगी, क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो कोई आम औरत नहीं थी, मेरा ख्याल उसके कैलिबर की लीडर अब साउथ ईस्ट एशिया में पैदा लेकिन नहीं हाशमी साहब, तो जो मैं ये जिस मैंडेट चीज़- है, जो जी। मैंडेट है वो आपको तो नहीं दिया गया कि मैं- आप आगे जमहूरियत को मैं ठीक करें। अवाम की बात कर रहा हूँ कि इसने अवाम में डिस्टर्बेंस पैदा की। अभी अवाम में ब्यूरोक्रेटिक या एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप हमारे यहाँ अवाम का एक हिस्सा है। हम वो कॉलोनियल दौर में नहीं रह रहे जब अफसर अलग होता था और अवाम अलग होता था। आज एक घर में एक सिविल ऑफिसर है, एक फौजी अफसर है और एक जर्नलिज्म में काम कर रहा है। तो जब ये बेचैनियाँ ट्रांसफ़र होती हैं नीचे, तो वहाँ पे अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो कुछ लोग इनमें से ट्रैवल करते हैं उन फोर्सेस के पास जो ये मार्शल लॉ लगाने का बाइस बनती हैं। वहाँ डिससेटिस्फेक्शन जब कन्वे होती है तो ये डिससेटिस्फेक्शन फिर पूरे के पूरे ऑरा में जो है वो रिवील हो जाती है। देखें, बेनज़ीर भुट्टो या नवाज शरीफ ये मैटर नहीं करते। मैटर पाकिस्तान का सिस्टम करता है, पाकिस्तान की रियासत करती है कि सियासतदानों के ख़िलाफ़, मैं एक जर्नलिस्ट की हैसियत से मैं बड़े वसूख से ये बात कहता हूँ कि सियासतदानों और हुक्मरानों को टारगेट करना बहुत आसान है, लेकिन किसी ब्रिगेडियर, किसी जनरल, किसी ब्यूरोक्रेट, किसी SHO को टारगेट करना बहुत मुश्किल है। इसलिए कि इनकी गिरफ्त बहुत मजबूत है कि बात ये कि ये रिटायर हो के भी, वो हाथी मर के भी 1.25 लाख का होता है कि इन्हें उसके बाद भी जॉब मीडिया की भी बात की थी। लेकिन सियासतदान को जेल में जाना पड़ता है। एक क्रेडिट मैं सियासतदानों को ज़रूर दूंगा। देखें, मेरे साथ 2 ब्रिगेडियर्स आपने बिठा दिए हैं। आज अगर इंडिया पाकिस्तान की तरफ आप डर बुरी गए। आंखों से नहीं देख रहा तो पाकिस्तान में न्यूक्लियर की बुनियाद भी एक पॉलिटिशियन ने रखी थी, और तमाम तर अमरीकी प्रेशर के बावजूद अमेरिका के इंडिया के धमाकों के जवाब में एटमी धमाके करने वाला भी एक सियासतदान था, एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म था। उसे भी $5 अरब की पेशकश हुई थी कि पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत बेहतर होगी, लेकिन उसने ठा 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 करके इंडिया को ये बता दिया था कि ये एक जिंदा कौम है। नसीर अख्तर साहब, आप कुछ फरमा रहे एक हैं। बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर मैं अभी डिस्कस भी वहाँ कर रहे थे कि आर्मी क्यों आती है पाकिस्तान में, इंडिया में क्यों नहीं आती। दिस इज़ ए पॉइंट टू पॉन्डर, बहुत सीरियस पॉइंट है ये। इंडिया हैंडल करना ज़रा मुश्किल है शायद। नहीं, वो system क्यों नहीं आती, मजबूत है, उसका एक अदारे वजह ये भी मजबूत कर सकते हैं। आप लॉ को अमेंड करें, लेजिस्लेशन करें। वहाँ ये होता है कि जो इन एड ऑफ सिविल पावर के लिए जो पावर्स हैं वो उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर को दे दी। ही इज़ अ पॉलिटिशियन, वो कहेगा तो आएगी फौज, वरना नहीं आएगी। तो वो चीज़ उन्होंने ले ली उससे, आर्मी से। सेम वे दे कैन रीऑर्गेनाइज एंड दे कैन अमेंड द लेजिस्लेशन एंड दे कैन फॉर्म दिस रूल एंड लॉ। उस आर्मी कभी भी नहीं आएगी। नंबर 2, मेरे साहब- एक मिनट जी। चलने जी, अक्सर ये होता है, आप ज़रा स्टडी करें अयूब खान के ज़माने से। अयूब खान के ज़माने से अयूब कुत्ता, तुम फौजी क्यों नहीं आते हो? उन्होंने ब्रिगेडियर की वर्दी फाड़ी, तुम क्यों नहीं आते हो, पकड़ते हैं इनको। ठीक है, भुट्टो के ज़माने में ये हुआ, जब रिगिंग हुई और ये खड़े हो गए तो उनका भी तुम फौज तुम क्या करते हो, तुम बैठे हुए तमाशा देख रहे हो। दे फोर्स द आर्मी टू कम डाउन एंड देन हु जॉइंस देम। क्यू ग्रुप ने ज्वाइन किया आर्मी को, क्यू ग्रुप के वाले साहब ने ज्वाइन किया आर्मी को। एक मुस्कुराहट आई है ब्रिगेडियर गजनफर साहब के चेहरे पर। तो आप ये क्यों नहीं सोचते आफ्टर ऑल यहाँ क्यों ये हरकतें होती हैं?